विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 4 पूर्ति का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसमें दूसरा पार्ट का ये वीडियो है। इसमें अभ्यास करेंगे हम पूर्ति का फलन। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में मांग का फलन हमने अभ्यास किया था, उसी तरह यहाँ पर पूर्ति का फलन सप्लाई फंक्शन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर आप फलन के बारे में जानिए। किसी एक वस्तु के लिए पूर्ति को असर करने वाले परिबलों की गाणितिक प्रस्तुति को हम क्या कहेंगे? पूर्ति का फलन कहेंगे। फिर से देखिए, किसी एक वस्तु के लिए पूर्ति को असर करने वाले परिबलों की गाणितिक प्रस्तुति को हम क्या कहेंगे? पूर्ति का फलन कहेंगे। इस पर से बात आती है कि किसी एक वस्तु की पूर्ति और उसे प्रभावित करने वाले परिबलों के बीच संबंध पूर्ति का फलन दर्शाता है। तो पूर्ति का फलन जो है ये दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, पूर्ति और उसे प्रभावित करने वाले परिबलों के बीच। अब इसको हम फंक्शन में बताएंगे, दर्शाएंगे। तो इस तरह दर्शाएंगे, सूत्र की या गाणितिक रूप से दर्शाएंगे तो Sx इज इक्वल टू यहाँ फंक्शन Px T Pf Pe U। अब ये संज्ञाएं हैं सब। ये संज्ञाएं जो हैं ये कीमत के अलावा के परिबल हैं सब। तो इनको हम खाली समझा देंगे इसके बारे में। तो Sx का मतलब हुआ x वस्तु की पूर्ति, और ये जो Px है तो Px को हम क्या समझेंगे? x वस्तु की कीमत। और f तो आप जानते हैं, f का मतलब हुआ फलन, और Px हो गया x वस्तु की कीमत। t, अब t यहां पर हमने देखा टेक्नोलॉजी जो है वो असर करता है पूर्ति पर, तो इसलिए हमने लिखा टेक्नोलॉजी का स्तर। और pf जो है ये उत्पादन के साधनों की कीमत दर्शाता है। और उसके बाद pe ये दर्शाता है भविष्य में कीमत संबंधी अटकलें दर्शाता है। और उसके बाद आता है u को कहेंगे अन्य परिबल। तो विद्यार्थी मित्रों, 2 या 3 नंबर में आपका ये छोटा सा प्रश्न या टिप्पणी आपकी तैयार हो गई। खाली आपको यहाँ पर क्या बताना है? फलन की व्याख्या देना है, उसको समझा करके, उसके बाद इसको जो है संज्ञा के रूप में दर्शा करके, और उन संज्ञाओं की खाली पहचान आपको बता देना है। इतना आप तैयार करेंगे तो आपका ये फलन तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम सीखेंगे मित्रों, जिस तरह से हमने मांग का नियम सीखा, अब यहाँ हम सीखने जा रहे हैं पूर्ति का नियम। तो पूर्ति के नियम के बारे में आप जानिए। तो पूर्ति के नियम की परिभाषा भी आप देंगे कि यदि अन्य परिबल स्थिर हों तो कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति में विस्तार होता है, और वस्तु की कीमत में कमी होने से पूर्ति में संकुचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य परिबल स्थिर हों तो कीमत बढ़े तो पूर्ति में विस्तार होगा, और कीमत घटे तो पूर्ति में संकुचन होगा। यानी मांग का उल्टा यहाँ नियम लागू पड़ेगा। मांग में कीमत और मांग में व्यस्त संबंध होता है, जबकि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है। बढ़ेगा तो विस्तार होगा, घटेगा तो संकुचन होगा। तो ये इसकी व्याख्या या परिभाषा हो गई। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीमत और पूर्ति के बीच सीधा यानी क्या? धन संबंध है। अब पूर्ति की धारणाएं हैं, यानी अन्य जो तत्व स्थिर रहेंगे कौन से होंगे वो, तो उसकी धारणाएं बनाई गई हैं। जैसे उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर होगी, इनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अन्य वस्तु के भाव स्थिर रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है टेक्नोलॉजी का स्तर स्थिर रहेगा, यानी जो उत्पादन पद्धति है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद भविष्य की कीमत संबंधी अनुमान जो है वो स्थिर रहेगा, यानी कोई भी भविष्य में कीमत में अनुमान नहीं होगा। और अन्य परिबल हैं, जैसे सरकारी नीति है, वाहन व्यवहार की सुविधा है,
प्राकृतिक परिबल हैं, पीढ़ियों की संख्या है, ये सारी बातें क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखें कि पूर्ति को नियम या पूर्ति का नियम लागू करने के लिए ये धारणाएं होना जरूरी है। इसके बिना पूर्ति का नियम सही नहीं होगा। अब आता है इसमें पूर्ति की अनुसूची। तो पूर्ति की अनुसूची, जैसे हमने मांग की अनुसूची सीखा था, तो पूर्ति की अनुसूची के बारे में देखिए कि कोई उत्पादक या कोई व्यापारी वस्तु की अलग अलग कीमत पर, क्योंकि वस्तु की कीमत अलग अलग हो गई है, भाव घटते बढ़ते रहते हैं, तो अलग अलग कीमत पर वस्तु का कितना प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कीमत घटती है तो वो अपना जो है बेचने की तैयारी कम कर देता है, कीमत बढ़ती है तो बेचने की तैयारी ज्यादा कर देता है। तो यही कहा गया है कि कीमत पर, अलग अलग कीमत पर वस्तु का कितना प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है, यह दर्शाने वाली सांख्यिकी या आंकड़ा की सांख्यिकी जानकारी, अर्थात क्या कहेंगे उसको हम पूर्ति की अनुसूची कहेंगे। तो एक नंबर में आपको परिभाषा, पूर्ति की अनुसूची की परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है, अब ये रहा पूर्ति की अनुसूची हमने बनाया है। यहाँ पर फल है सेब और उसका प्रति किलो यहाँ कीमत या भाव दिया गया है, और फिर उसका प्रति किलो यहाँ पर पूर्ति दर्शाई गई है। पूर्ति करने वाला कौन होगा, तो पूर्ति करने वाला होगा उत्पादक या व्यापारी। तो यहाँ पर हमने कीमत लिया है कि सेब की कीमत 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, यानी पूर्ति में सतत क्या हो रही है, कीमत में पूर्ति के, तो वस्तु की कीमत में सतत वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ नीचे पूर्ति में विस्तार दिखेगा। जब 50 कीमत है तो पूर्ति कितनी हो रही है, 200। कीमत बढ़ के 60 हो गई तो पूर्ति बढ़ के कितनी हो गई, 400। कीमत बढ़ के 70 हो गई, पूर्ति बढ़ के 600 हो गई। कीमत बढ़कर 80 हो गई और पूर्ति बढ़कर के 800 हो गई, और कीमत बढ़कर 90 हो गई तो पूर्ति बढ़कर के 1000 हो गई। तो इस तरह से ये किलो में पूर्ति जो है वो विस्तार हुई है, और यही अपना जो है पूर्ति का नियम है। अब इसी को हम आलेख से समझाएंगे। तो आलेख द्वारा हम समझाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दर्शाया हुआ है। यहाँ हमने 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की कीमत दर्शाया है, और उसके बाद वाई एक्स एक्स पर हमने वस्तु की पूर्ति यानी सेब की पूर्ति दर्शाया हुआ है, और ये हमने 100 किलो से लेकर के 1000 किलो तक इसको हमने दर्शाया है। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं या संख्याएं हैं उनको हम इस कीमत में लिखेंगे। तो जैसे 50 कीमत पर 200, तो ये देखिए ये है 50 और ये है 200। तो 50 पर 200, एक यहाँ ए बिंदु मिला, इसका हमने नाम दिया ए। तो ए बिंदु पर 50 रुपए कीमत पर 200 पूर्ति हो रही है, 200 किलो पूर्ति हो रही है। उसके बाद आता है 60 रुपए। तो ये देखिए 60 रुपए पर यानी कौन सा बिंदु मिला, बी, तो उस पर जो है पूर्ति बढ़कर के कितनी हो गई, 400। ये आपको समझाना होगा, आकृति बना करके आप परीक्षा में इसको समझाते हैं। इस तरह आपको समझाइए कि इसको जो है किस तरह से इसमें वृद्धि हो रही है या विस्तार हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए कीमत 70 हो गई, तो 70 कीमत पर सी बिंदु मिला, और इस पर जो है पूर्ति कितनी हो गई, ये हो गई 600। उसी तरह से 80 डी बिंदु मिला और पूर्ति जो है बढ़ के 800 हो गई। और उसी तरह से 90 कीमत पर ई बिंदु मिला, और ई बिंदु पर जो है 80 कीमत पर जो है कितना हो गया, यहाँ पर 1000 पूर्ति हो गई। तो इस तरह हम सभी बिंदुओं ए बी सी डी ई इन सबको मिलाएंगे तो हमको पूर्ति रेखा मिलेगी, एस एस सप्लाई कर्व मिलेगा, यहाँ पर पूर्ति रेखा मिलेगी, इसको हम कहेंगे पूर्ति रेखा। तो आकृति आपको समझ में आ गई, अनुसूची आपको समझ में आ गई। इसको आकृति बना करके आपको जैसे मैंने समझाया इस तरह से बिंदु वाइज आपको इसके अंदर एक एक चीज को समझा देना है, और अंत में आपको इसका एक निष्कर्ष दे देना है। और वो निष्कर्ष ये रहेगा कि आप इसमें बताएंगे कि निष्कर्ष के अंतर्गत कि यहाँ पर पूर्ति रेखा बाएं से
दाहिनी ओर ऊपर की तरफ गति करती है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये बाएं से दाहिनी तरफ ऊपर की ओर ये रेखा गति कर रही है, इसलिए पूर्ति रेखा का ढाल क्या माना जाएगा? धनात्मक माना जाएगा। जैसे मांग रेखा तो क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाहिनी तरफ आती है तो ऋण ढाल होती है, और ये जो है ये बाएं तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए धन ढाल इसका है, धनात्मक ढाल है। और धनात्मक ढाल ही बताता है कि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है, अर्थात पूर्ति और कीमत दोनों में एक साथ कमी हो तो दोनों में कमी होगी, वृद्धि हो तो दोनों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये पूर्ति का नियम आपने सीखा इसमें, और पूर्ति के नियम के साथ साथ आपने सीखा पूर्ति का फलन। और इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 4 का पूरा होता है, और अगले वीडियो में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।